81 तीसरा स्तर। जैसे ही रुद्र माली पर्वत के तीसरे स्तर में जाने के लिए मुंडा, तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, रुद्र मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए तुम मुझे अपने चारे के तौर पर ही क्यों ना इस्तेमाल कर लो। प्रिया की बात सुनकर रुद्र का दिल जोरों से धड़क उठा। तभी प्रिया के पीछे से अभिराज ने आते हुए कहा, अरे प्रिया तुम जानती भी हो तुमने अभी अभी क्या कहा, ये तुम्हारा सच में इस्तेमाल कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर जब अभिराज ने प्रिया की आंखों में देखा वह रुक गया। प्रिया ने पूरा मन बना लिया था वह तीसरे स्तर में रुद्र के साथ जाएगी। ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अभिराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वही अभिराज की बात सुनकर रुद्र की भौहें चढ़ गई। क्या सच में तू भी हमारे साथ चलना चाहता है? तू जानता भी है मैं तेरा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, रुद्र ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। जिस पर अभिराज बोला, तुझे क्या लगता है मैं तीसरे स्तर में जाकर तेरी मदद करूंगा? बल्कि मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा ताकि तू दोबारा से प्रिया का इस्तेमाल न कर सके, रुद्र ने कहा। फिलहाल जिस लहजे में तू मुझसे बात कर रहा है मैं सबसे पहले तेरा इस्तेमाल करूंगा, वो तो वक्त बताएगा कौन किसका इस्तेमाल करता है। इतना कहने के बाद अभिराज तीसरे स्तर की ओर जाने लगा। माली पर्वत का तीसरा स्तर बाकी दो स्तर के मुकाबले में बहुत ज्यादा घना था। तीसरे स्तर में बाकी दो स्तर के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े बड़े पेड़ थे, यहाँ तक कि किसी किसी जगह पर ही सूर्य की रोशनी देखने को मिलती थी। रुद्र का समूह जमीन पर लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। करीबन 20 मील चलने के बाद अभिराज अपनी जगह पर बैठ गया और रुद्र पर चिल्लाते हुए बोला, मैं सेन परिवार का युवा मास्टर हूँ, इस तरह जमीन पर लेटकर चलना मेरे लिए शोभा नहीं देता और वैसे भी मुझे दूर दूर तक कोई भी आध्यात्मिक जानवर नहीं दिखाई दे रहा। बेवकूफ जल्दी नीचे लेट वरना देर हो जाएगी, रुद्र ने धीमी आवाज में अभिराज से कहा। वही रुद्र की बात सुनकर अभिराज के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कुराहट आ गई। अभिराज बोला, रुद्र तू कुछ ज्यादा ही डरता है, मुझे दूर दूर तक कोई भी आध्यात्मिक जानवर नहीं दिखाई दे रहा। पर इससे पहले अभिराज रुद्र का आगे मजाक बना पाता तभी आध्यात्मिक जानवर के गुर्राने की आवाज आई। वह आवाज इतनी ज्यादा थी उन तीनों को अपने कान पर हाथ रखना पड़ा। जब अभिराज ने सामने देखा उसे 25 मीटर बड़ा भालू दिखाई दिया जो पेड़ों के ऊपर से उछलता हुआ तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। जब अभिराज ने उस भालू को देखा वह उसी जगह पर जम गया। अभिराज के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी जो वह अपनी जगह से हिल पाए। चौथे सितारे का जंगली भालू, रुद्र ने उस भालू की खूनी आंख और नुकीले दांत देखते हुए कहा। इस वक्त रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उस बेवकूफ को समझाया था कि तीसरे स्तर में जाने के बाद झाड़ियां से बाहर मत आना, आभा छुपाने वाली गोली सिर्फ उनकी आभा को छुपा सकती है। पर चौथे सितारे और पांचवें सितारे वाले आध्यात्मिक जानवर की आंखें बहुत ज्यादा तेज होती है, वे मीलों दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। इसलिए माली पर्वत के तीसरे स्तर में कोई चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट भी आने में कतराता है। वो तो रुद्र के पास आभा छुपाने वाली गोली थी, तभी अभिराज तीसरे स्तर में आने के लिए तैयार हुआ, वरना वह पागल नहीं था जो मरने के लिए तीसरे स्तर में आ जाता। वह भालू तेजी से उन तीनों की तरफ आ रहा था पर तभी उसे बीच में जकड़ लिया गया और अगले ही पल उस भालू की सारी हड्डी टूट गई। फिर उस भालू को हवा में उछाल दिया गया और जब वह भालू नीचे आ रहा था एक बड़े से मुंह ने उसे अपने अंदर निगल लिया। पांचवें सितारे का अजगर, रुद्र अपने आप में बुदबुदाया। वह अजगर 30 मीटर बड़ा था और उसकी आंख देखने भर से ही रुद्र की रूह कांप रही थी, क्योंकि यह सब उसकी योजना के हिसाब से नहीं चल रहा था। दोनों रुद्र ने रेंगते हुए उन दोनों से कहा। रुद्र आगे चल रहा था जहां प्रिया और अभिराज रुद्र के पीछे पीछे थे। इस वक्त अभिराज को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह किसी राजसी परिवार का युवा मास्टर है, बस उसे अपनी जान से मतलब था। अभिराज को आज समझ में आया कि माली पर्वत के तीसरे स्तर में चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट भी जाने से क्यों डरता है। 10 मील चलने के बाद ही उनका सामना पांचवें सितारे के आध्यात्मिक जानवर से हो गया। मैं पागल था जो तेरे साथ इस जगह पर आया, अभिराज ने रंगते हुए रुद्र से कहा, क्योंकि उसे लग रहा था वह उसका आखिरी पल है और उसके मन में रुद्र के लिए जितनी भी भड़ास है वह अभी निकाल दे, वरना फिर उसे वक्त नहीं मिलेगा। पर वह अजगर तो बहुत पहले ही जा चुका था। उस भालू को खाने के बाद उस अजगर का पेट भर गया था और उसने उन तीनों को देखने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इधर डर के मारे अभिराज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वह रोने की कगार पर था, पर उसने किसी तरह अपने आप को नियंत्रित किया हुआ था। अभिराज इतना ज्यादा डर गया था वह अपनी कमर थोड़ी भी ऊपर उठाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। वही अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या मैंने तुझे कहा था मेरे साथ चलने के लिए? तू अपनी मर्जी से मेरे साथ आया, पर अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तू जा सकता है। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने पीछे देखा जहां सूरज ढलने की कगार पर था और रात के वक्त बहुत सारे आध्यात्मिक जानवर शिकार पर निकलते हैं। अगर वह रुद्र से एक सेकंड भी दूर हुआ वह उसी वक्त मर जाएगा, इसलिए उसने रुद्र के पास ही रहने का फैसला लिया।
क्या हुआ, क्या तूने वापस जाने का फैसला कर लिया? रुद्र बोला। अभिराज समझ गया था कि रुद्र उसके मजे ले रहा है, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, हम तीनों ने एक साथ इस जगह पर आने का फैसला किया था, इसलिए हम तीनों एक साथ आगे जाएंगे। 82 फिनिक्स और शेर। जब से अभिराज ने जंगली भालू और 5वें स्तर के अजगर को देखा, तभी से अभिराज ने खड़े होने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दिन में लगातार रेंगते हुए आगे बढ़ना और रात में आराम करना, इसी दिनचर्या के साथ वे तीनों आगे बढ़ते रहे और लगभग 20 दिन बाद उन्होंने 270 मील की दूरी तय कर ली। इस दौरान अभिराज ने एक बात पर गौर किया कि जैसे जैसे वे सभी आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जानवर की संख्या कम होती जा रही है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद रुद्र में खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े और खुले आसमान में गहरी सांस ली। हालांकि रुद्र जानता था इस वक्त वह जिस जगह पर खड़ा है वह 6ठे स्तर के आध्यात्मिक जानवर का इलाका है और इस क्षेत्र के सैकड़ों मील तक 4थे और 5वें सितारे का कोई भी आध्यात्मिक जानवर आने की हिम्मत नहीं करेगा। शांत स्वभाव होने के बावजूद जब अभिराज अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखें खुली रह गई। क्या अब हमें रेंग कर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं? अभिराज ने आस भरी नजरों से देखते हुए कहा। इस क्षेत्र के मुकाबले पिछले क्षेत्र में अधिक आध्यात्मिक जानवर थे, जिस वजह से हमें रेंग कर आना पड़ा। पर तू चिंता मत कर, इस क्षेत्र में तुझे इतने ज्यादा आध्यात्मिक जानवर नहीं दिखेंगे, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। जहां रुद्र की बात सुनकर आखिरकार अभिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लंबी सांस ली और रुद्र से कहा, इसका मतलब इस जगह पर कोई खतरा नहीं? अभिराज के इतना कहते ही रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रुद्र बोला, किसने कहा इस जगह पर खतरा नहीं? ये इलाका 6ठे सितारे के आध्यात्मिक जानवर का है, वो हमें देखते ही मार डालेगा और इस जगह पर रेंग कर आगे बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 6ठे सितारे के आध्यात्मिक जानवर की आंखें इतनी ज्यादा तेज होती है, वो हमें झाड़ियां के पीछे से भी देख लेगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज की मुस्कुराहट गायब हो गई। अभिराज ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, जब इस जगह पर इतना ज्यादा खतरा है फिर हम यहाँ से चलते क्यों नहीं? पर तभी अभिराज को कुछ याद आया। उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, रुको, तू यहाँ पर किसी आध्यात्मिक जानवर को पकड़ने के लिए आया था ना? इसका मतलब? अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने पीछे मुड़कर अभिराज को देखा, जहां रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। रुद्र बोला, मेरे साथ रहते हुए तेरा भी दिमाग चलने लगा। रुद्र का असली मकसद 6ठे स्तर के फिनिक्स को अपना पालतू बनाना था। अगर रुद्र ये बात किसी को बताता वो उसे पागल करार देता। इस पूरे राजगिरी महाद्वीप के अंदर ऐसा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं जो 6ठे स्तर के आध्यात्मिक जानवर को अपना पालतू बना सके। पर रुद्र की बात अलग थी। उसे बस उस फिनिक्स को पालतू बनाने के लिए अपना बर्फीला कीड़ा खिलाना होगा, जिसकी मदद से रुद्र उसे नियंत्रित कर सकेगा। फिर ना चाहते हुए भी उस फिनिक्स को रुद्र की बात माननी पड़ेगी। अगर वह फिनिक्स रुद्र की बात नहीं मानेगा, उसे असहनीय दर्द महसूस होगा और जब रुद्र चाहे वह उसे मार सकेगा। बूम। अभी रुद्र इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे उस फिनिक्स को बर्फीला कीड़ा खिलाया जाए, तभी उनसे कुछ मील की दूरी पर एक धमाका हुआ। वह धमाका इतना ज्यादा बड़ा था, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके आसपास भूकंप आ गया हो। असल में मर्ती पर्वत के जंगलों में ऐसे धमाके होने संभव थे। जब भी कोई आध्यात्मिक जानवर आपस में लड़ते थे तब ऐसे धमाके हुए करते थे, पर यह वाला धमाका उन धमाकों से कहीं गुना बड़ा था। रुद्र ने कुछ पल सोचा और उस धमाके वाली दिशा की ओर भागने लगा। अभिराज चौंक गया और उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि रुद्र क्या करने की सोच रहा है। अभिराज ने रुद्र को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अबे पागल, वे जानवर तेरे 1000 टुकड़े कर देंगे। पर रुद्र ने अभिराज की बात पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से उस धमाके वाली दिशा की ओर भागने लगा। इस वक्त रुद्र के मन में एक ही बात चल रही थी, अगर उन लड़ने वाले आध्यात्मिक जानवर में से एक जानवर वह फिनिक्स हुआ जिसकी उसे तलाश है, इससे रुद्र की काफी मदद हो जाएगी। ये रुद्र के लिए एक मौका था जिसे वह जान जाने के डर से गंवाना नहीं चाहता था। इधर रुद्र के पीछे पीछे प्रिया भी भागने लगी, जहां ना चाहते हुए भी अभिराज को उन दोनों के पीछे जाना पड़ा। वे तीनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और एक पत्थर के पीछे छुपकर ऊपर आसमान में देखने लगे। पर आसमान का दृश्य देखकर उन तीनों को अपने शरीर में कपकपी महसूस हुई। गहरे नीले रंग का पक्षी जिसकी लंबाई 20 मीटर थी और उसके पंखों का फैलाव 25 मीटर था, हवा को चीरते हुए बिजली उसके शरीर के चारों तरफ थी। उस पक्षी का आकार ज्यादा बड़ा नहीं था, पर उसकी आभा इतनी ज्यादा थी, 5वें स्तर का आध्यात्मिक जानवर उसके एक हमले में मारा जाएगा। नील फिनिक्स। रुद्र की भौहें सुखड़ गई। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, नील फिनिक्स का घोंसला इसी जगह पर है। इतना कहने के बाद रुद्र ने दूसरी तरफ देखा, जहां उससे कुछ दूरी पर 25 मीटर बड़ा शेर जिसके 15 मीटर बड़े पंख थे और उसके मुंह के चारों तरफ आग लगी हुई थी। उस शेर को देखकर रुद्र चौंक गया, क्योंकि उसकी ताकत उस फिनिक्स से ज्यादा थी। अगर वह कुछ सालों तक और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे, वह बहुत जल्द 7वें स्तर पर पहुंच जाएगा। रुद्र को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फिनिक्स का सामना उससे ताकतवर शेर से हो जाएगा। 83 फिनिक्स का घोंसला।
रुद्र को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगर नील फिनिक्स जंगली शेर के साथ इसी तरह लड़ता रहेगा, जंगली शेर नील फिनिक्स को मार डालेगा, क्योंकि जंगली शेर की ताकत बहुत ज्यादा थी और कुछ सालों बाद वह 7वें सितारे पर पहुंच जाएगा। जब रुद्र को एहसास हुआ कि नील फिनिक्स मारा जाएगा, उसने नील फिनिक्स की मदद करने के बारे में सोचा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह नील फिनिक्स की मदद कैसे कर सकता है। अगर वह उन दोनों के पास भी गया उसकी मौत तुरंत हो जाएगी, क्योंकि 7वें सितारे वाले आध्यात्मिक जानवर की आभा का दबाव इतना ज्यादा होता है जिसे दूसरे सितारे वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं झेल सकता। अभी रुद्र इसी बारे में सोच रहा था, तभी जंगली शेर ने हवा के अंदर 15 मीटर बड़ा आग का गोला बनाकर नील फिनिक्स की तरफ छोड़ दिया, जहां नील फिनिक्स ने भी जवाबी कार्रवाई में आग के गोले को अपने पंखों से रोक लिया। नील फिनिक्स ने वह हमला पूरी तरह रोक लिया था, पर उसके पंख घायल हो गए थे। रुद्र ने जब देखा नील फिनिक्स जंगली शेर के हमले से बचने की जगह उन हमले को रोक रहा है, वह चौंक गया, क्योंकि नील फिनिक्स की रफ्तार ज्यादा होती है और वह बड़ी आसानी से जंगली शेर की हमले से बच सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने जंगली शेर के हमले को रोकना जरूरी समझा। इधर रुद्र इसी बारे में सोच रहा था, वहीं प्रिया ने अभिराज से कहा, अभिराज हमें उस फिनिक्स की मदद करनी चाहिए। जैसे ही अभिराज ने प्रिया की बात सुनी वह हैरान हो गया। अभिराज बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम उस फिनिक्स की मदद करना चाहती हो? अगर हम उनके बीच में जाएंगे हमारी हड्डी भी नहीं बचेगी। दो आध्यात्मिक जानवर के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक बात है। आध्यात्मिक जानवर अपने अपने क्षेत्र को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। अभिराज की बात का प्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने चिंता भरी नजरों से उस फिनिक्स को देखते हुए कहा, ये बेचारी फिनिक्स तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है, पर तुम्हें उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं। उन बच्चों को देखकर मुझे अपने घर वालों की याद आ गई। वे जानते थे अगर मैं घर से भाग जाऊंगी पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा, पर उन्होंने फिर भी मेरी घर से भागने में मदद की। प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने पूरी जगह को ध्यान से देखा, जहां उस फिनिक्स के नीचे एक घोंसला दिखाई दिया जिसके अंदर 4 विशाल अंडे रखे थे। उन अंडों को देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। रुद्र बोला, प्रिया तुम चिंता मत करो, देखो मैं कैसे उस फिनिक्स की मदद करता हूँ। रुद्र की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभिराज ने रुद्र को संदेश से देखा, पर अगले ही पल अभिराज जोर जोर से हंसने लगा। क्या कहा तूने? तू उस फिनिक्स की मदद करेगा? क्या कभी तूने अपने दोस्तों की भी मदद की है? रुद्र बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। रुद्र बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई हवन हूँ? क्या तुम्हें वह घायल फिनिक्स नहीं दिखाई देती जो अपने बच्चों को बचाने के लिए मरने तक भी तैयार है, और एक तरफ हम जो उस फिनिक्स को मरते हुए देख रहे हैं। तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं उस फिनिक्स को बचा कर रहूंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज बिल्कुल शांत हो गया, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी वह रुक गया। अगले ही पल उसका नर्म चेहरा कठोर हो गया। अभिराज बोला, मुझे अब समझ में आया तुझे उस फिनिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा दया क्यों आ रही है, क्योंकि तुझे वह फिनिक्स अपने लिए चाहिए, जबकि मैं तेरी चाल समझ गया। मुझसे मदद की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। इतना कहने के बाद अभिराज पीछे मुंडा और रुद्र से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया, जहां रुद्र ने प्रिया की तरफ देखा और अभिराज को मनाने के लिए कहा। प्रिया भी रुद्र का इशारा समझ गई और उदास मन के साथ अभिराज के पास गई। अभिराज तुम्हें उस फिनिक्स की मदद करनी चाहिए, वह बेचारी अपने बच्चों को बचाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। प्रिया ने उदास मन के साथ अभिराज से कहा। प्रिया की बात सुनकर अभिराज को रोना आ गया। उसने अपने आप से कहा, क्या तुम्हें वह फिनिक्स बेचारी दिख रही है? उसका एक हमला और मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी। अभिराज प्रिया को मना ही करने वाला था, पर जब उसने प्रिया का मासूम चेहरा देखा उसने ना चाहते हुए भी रुद्र की मदद करने के लिए हाँ कर दी। अभिराज के तैयार होते ही प्रिया के चेहरे पर चमकदार मुस्कुराहट आ गई। जहां अपना काम बनता हुआ देखकर रुद्र ने प्रिया को शाबाशी दी। अभिराज रुद्र के पास गया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तूने मेरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, अगर मुझे तेरा इस्तेमाल करना हो मैं कर भी लूंगा, और दोबारा बदला लेने के लिए तू जिंदा भी नहीं बचेगा। पर इससे पहले अभिराज आगे कुछ कह पाता, रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने को जरूरत नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने प्रिया से कहा, इस जगह से जाकर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाओ। रुद्र की बात सुनकर प्रिया एक चट्टान के पीछे छुप जाती है, जहां अभिराज और रुद्र धीरे धीरे उस फिनिक्स के घोंसले की तरफ जाने लगते हैं। इस वक्त अभिराज और रुद्र सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे, उनका एक गलत कदम उन्हें मौत के घाट उतार देगा। 84 नीली आग। नील फिनिक्स की नजरों से बचते हुए वे दोनों उसके घोंसले के पास पहुंच गए। इस वक्त नील फिनिक्स का घोंसला उनके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जगह थी। पसीने से तरबतर अभिराज ने रुद्र से पूछा, तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया? तेरी क्या योजना है?
अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी योजना बहुत ज्यादा आसान है, हमें इन अंडों को चुराकर यहाँ से भागना है। जब वह फिनिक्स देखेगी किसी ने उसके अंडे चुरा लिए, वह जंगली शेर के साथ लड़ाई छोड़कर अपने अंडे ढूंढने पर ध्यान देगी। और फिनिक्स की रफ्तार जंगली शेर से ज्यादा है, जिस वजह से जंगली शेर फिनिक्स को नहीं पकड़ पाएगा और इस तरह हम फिनिक्स को बचा लेंगे। रुद्र की योजना बिल्कुल सटीक थी। अगर वे दोनों अंडों को यहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो गए, फिनिक्स अपने आप अंडों का पीछा करते हुए जंगली शेर से दूर आ जाएगी। अभिराज ने रुद्र के कंधे तफतफाए और उसे शाबाशी दी। दो अंडे उठाने के बाद वे दोनों सावधानी पूर्वक उस जगह से जाने लगे, पर अगले ही पल जंगली शेर नील फिनिक्स से दूर हो गया और उन दोनों को देखने लगा। रुद्र को भी इस चीज का एहसास हो गया और उसने आसमान की तरफ देखा, जहां उसकी नजर जंगली शेर की आंखों पर गई। जंगली शेर अभिराज और रुद्र को ही घूर कर देख रहा था। उसने हमें ढूंढ लिया, भागो यहां से, रुद्र चिल्लाया। और यह अंडे? अभिराज ने पूछा। अरे इन्हें यहीं पर छोड़ो और भागने पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद रुद्र ने उन दोनों अंडे को फेंक दिया और उस जगह से भागने लगा। रुद्र बहुत अच्छे से जानता था यह अंडे 7वें स्तर के आध्यात्मिक जानवर के हैं, इसलिए ये अंडे नहीं फूटेंगे, इसलिए उसने अंडों को वहीं पर छोड़कर भागना सही समझा। वहीं नील फिनिक्स ने जब अपने घोंसले के पास हलचल महसूस की, उसने पीछे मुड़कर अपने बच्चों की तरफ देखा, जहां उसके सभी अंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। जंगली शेर ने आग का गोला तैयार किया और उसे छोड़ दिया, जहां वह आग का गोला नील फिनिक्स की बराबर से निकला। जंगली शेर का मकसद नील फिनिक्स को नहीं बल्कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना था और वह आग का गोला भी एक अंडे की तरफ जा रहा था। ची! नील फिनिक्स गुस्से में चहचहाया और बिजली की रफ्तार से अपने अंडे के सामने आ गया, जहां नील फिनिक्स ने उस आग के गोले को अपने शरीर से रोका। रुद्र ने आह भरी, क्योंकि जंगली शेर कुछ ज्यादा ही चालाक था। जंगली शेर जानता था वह नील फिनिक्स की रफ्तार से कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने नील फिनिक्स के अंडों को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उसके अंडे अपनी जगह पर स्थित थे। जंगली शेर ने दोबारा आग का गोला तैयार किया और नील फिनिक्स के दूसरे अंडों पर छोड़ दिया, जहां नील फिनिक्स ने भी अपने शरीर से उन आग के गोलों को रोका। प्रिया के पास पहुंचने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, चलो अगर हम नील फिनिक्स के मरने का इंतजार करेंगे, वह जंगली शेर कुछ देर बाद हमें मारने के लिए आएगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया, पर प्रिया का इरादा उस जगह से जाने का बिल्कुल भी नहीं था। प्रिया लगातार नील फिनिक्स को देख रही थी और उसकी आंखें नम थी। रुद्र ने कुछ देर प्रिया को देखा और कहा, प्रिया हमें जाना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जहां अभिराज ने भी रुद्र की हाँ में अपना सर हिलाया। बूम! जंगली शेर के आखिरी हमले ने नील फिनिक्स को बहुत ज्यादा घायल कर दिया। अब नील फिनिक्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, वह अपनी जगह से हिलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। जंगली शेर धीरे धीरे नीचे आया और नील फिनिक्स के सामने आकर खड़ा हो गया। बेशक जंगली शेर का इरादा नील फिनिक्स को मारने का था। जब प्रिया ने देखा जंगली शेर नील फिनिक्स को मारने वाला है, उसने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और जंगली शेर के सामने जाकर खड़ी हो गई, जैसे कि वह उसे चुनौती दे रही हो। नील फिनिक्स को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। प्रिया को इस तरह जंगली शेर के सामने देखकर रुद्र और अभिराज दोनों चौंक गए। जंगली शेर के सामने इस तरह खड़े होने का मतलब मौत को दावत देना था। रुद्र और अभिराज ने एक बार भी नहीं सोचा और प्रिया को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। यहां तक कि रुद्र के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। रुद्र हर काम करने से पहले 1000 बार सोचता था कि कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं, पर इस वक्त रुद्र प्रिया को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अभिराज ने प्रिया के बगल में खड़े होने के बाद कहा, अगर आज मुझे मरना है मैं तुम्हारे साथ मारूंगा। वही रुद्र उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया, जहां रुद्र के सामने विशालकाय जंगली शेर खड़ा था। अपने सामने इस तरह 3 इंसान को देखकर जंगली शेर दहाड़ा और उसने रुद्र को मारने के लिए अपना पंजा ऊपर उठाया। वही रुद्र हर पल जंगली शेर को घूर रहा था। वह अपने पिछले जन्म में धरती लोक के स्वर्ग का महान सम्राट था। अगर आज उसका अंत है, वह अपनी मौत से आंख मिलाकर मरेगा। जैसे ही जंगली शेर का पंजा रुद्र के करीब आया, उन तीनों को अपने शरीर में कपकपी महसूस हुई। जंगली शेर का पंजा रुद्र का सर अलग करने ही वाला था, तभी रुद्र के शरीर से नीली आग बाहर निकली और वह पूरी जगह नीली रोशनी से भर गई। आसपास जितने भी आध्यात्मिक जानवर थे, वे उस रोशनी को देखकर डर गए। यहां तक कि जो आध्यात्मिक जानवर आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने भी लड़ना छोड़कर उस नीली रोशनी से दूर जाना सही समझा। जंगली शेर जो रुद्र को मारने वाला था, वह कुछ कदम पीछे हट गया। वही रुद्र के माथे पर नीली आग प्रकट हुई, जो मोमबत्ती की लो जितनी बड़ी थी। जंगली शेर कांप रहा था, उसकी आंखों में अलग डर था, जैसे कि उसने अपना अंत देख लिया हो। अगले ही पल जंगली शेर मुंडा और उस जगह से भागने लगा। वह अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, यहां तक कि वह अपने सामने आ रही बाधा को भी नहीं देख रहा था। उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था, वह उसे तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। जहां जंगल का राजा शेर रुद्र को मारने वाला था, वही शेर भीगी बिल्ली की तरह उस जगह से भाग रहा था।
रुद्र ने अपने माथे को छुआ जहां उसे कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि अब तक वह लो रुद्र के माथे में समा चुकी थी। रुद्र ने कुछ देर सोचा और अंत में निष्कर्ष निकाला, ये सब उस आदमी की वजह से हुआ जो मेरी चेतना में आया था। अरे रुद्र! अभिराज ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे सवाल किया, क्या तुम सच में कोई इंसान हो? क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं इंसान नहीं तो क्या शैतान हूं? रुद्र ने अभिराज का हाथ झटका और कहा, मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके डर से छठे स्तर का आध्यात्मिक जानवर भाग गया हो। अभिराज ने गहरी सांस ली और आगे कहा, क्या तुमने देखा वह शेर कितना ज्यादा डर गया था, जैसे कि तुम उसे कच्चा खा जाओगे। आज तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तुम कौन हो? आखिरकार तुम अपने भाई से कितने राज छुपाओगे? इस हादसे के दौरान अभिराज का बर्ताव बदल गया था। वह सीधा तो तड़ाक से भाई पर आ गया था। रुद्र ने अभिराज को घूर कर देखा और कहा, क्या भाई? हम कभी भाई नहीं थे। रुद्र की बात सुनकर अभिराज के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। जितना ज्यादा वह रुद्र को जानता जा रहा था उसकी रुद्र के बारे में जानने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। रुद्र और अभिराज प्रिया के पास चले गए जहां उनकी नजर नील फिनिक्स पर गई। नील फिनिक्स जमीन पर घायल पड़ा था और उसका पूरा मुंह आंसुओं से सना हुआ था, जैसे कि वह बहुत ज्यादा दर्द में हो। जंगली शेर ने नील फिनिक्स को मारा तो नहीं था, पर वह इतना ज्यादा घायल था जिसका बचना नामुमकिन था। रुद्र नील फिनिक्स के पास गया और उसका निरीक्षण करने के बाद खड़ा हो गया। रुद्र के चेहरे पर हताशा के भाव थे। रुद्र, क्या तुम उसे बचा सकते हो? प्रिया ने आस भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए कहा, पर उसने अपना सर ना में हिला दिया। ऐसा नहीं था, रुद्र नील फिनिक्स को बचा नहीं सकता था। रुद्र धरतीलोक के स्वर्ग का महान सम्राट था और उसके पास में नील फिनिक्स को बचाने के 1000 उपाय थे, पर इस वक्त उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी जो वह उन तरीकों को इस्तेमाल कर सके। प्रिया ने दिल खोलकर रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू लगातार नील फिनिक्स के ऊपर गिर रहे थे। तभी नील फिनिक्स ने अपनी आंख खोली और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। प्रिया ने जब ध्यान दिया उसकी नजर एक जले हुए अंडे पर गई। प्रिया समझ गई और वह तुरंत उस अंडे को लेकर नील फिनिक्स के पास आ गई। रुद्र और अभिराज भी नील फिनिक्स के आसपास अंडे ढूंढने लगे और आखिर में वे दोनों एक एक अंडा लेकर आए। प्रिया ने रुद्र से पूछा, इसका आखिरी अंडा कहाँ पर है? जिस पर रुद्र बोला, हमने सारी जगह ढूंढ लिया पर हमें वो आखिरी अंडा नहीं मिला। इधर नील फिनिक्स एकाएक अपने जले हुए अंडे को देख रहा था। बेशक उनके अंदर जान नहीं थी। तभी नील फिनिक्स के शरीर में हलचल हुई और उसके नीचे से एक अंडा बाहर निकला। हालांकि उस अंडे पर भी जलने के थोड़े थोड़े निशान थे। रुद्र ने काफी देर तक नील फिनिक्स की आंखों में देखा और आखिर में सर हिलाया। नील फिनिक्स ने अपने आखिरी अंडे को बचाने के लिए उसे अपने शरीर के अंदर छुपा लिया। अगर जंगली शेर नील फिनिक्स को मार भी देता फिर भी नील फिनिक्स का वह आखिरी अंडा बच जाता। रुद्र समझ गया नील फिनिक्स ने अपना आखिरी अंडा बचाने के लिए अपनी जान गंवाना सही समझा। ये सब सोचकर रुद्र के मन में नील फिनिक्स के प्रति गहरा सम्मान विकसित हो गया। नील फिनिक्स की आंखों में आंसू थे। उसने नम आंखों के साथ रुद्र को देखा और फिर उसने अपने अंडे की तरफ देखा। रुद्र नील फिनिक्स का इशारा समझ गया और उसने कहा, क्या आप चाहते हैं मैं आपके अंडे का ध्यान रखूं? रुद्र की बात सुनकर नील फिनिक्स ने अपना सिर हिलाया। सहमति मिलने के बाद रुद्र ने अंडे को उठा लिया और उसका निरीक्षण करते हुए कहा, हालांकि यह अंडा पूरी तरह से नहीं मरा पर यह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद रुद्र ने नील फिनिक्स के कानों में कुछ बुदबुदाया। जहां पहले तो नील फिनिक्स चौंक गया पर फिर उसने अपना सर हिलाया और आखिर में अपने अंडे को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार रुद्र ने नील फिनिक्स के कानों में क्या कहा था? क्या वह अंडा बच पाएगा? और रुद्र आगे क्या करने वाला है? 85 खास स्पेस रिंग। नील फिनिक्स के मरने पर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। जहां अभिराज और रुद्र ने आह भरी। उन्हें नहीं लगा प्रिया एक आध्यात्मिक जानवर के लिए इस तरह रोएगी। अगर उसकी जगह पर वे दोनों होते कुछ पल शोक मनाने के बाद वे इस हादसे को भूल जाते। प्रिया चुप हो जाओ, वह वापस नहीं आएगा, रुद्र ने सांत्वना देते हुए कहा। हाँ, इसने सही कहा, और वैसे भी तुम इससे पहली बार मिली हो। अभिराज मुस्कुराया और अपने सर को खुजलाते हुए बोला, शायद वह किसी को चुप कराने में अच्छा नहीं था इसलिए वह उटपटांग बातें कर रहा था। वही अभिराज की बात सुनकर प्रिया ने अपने आंसू पूछे और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, असल में इस फिनिक्स को देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। जैसे ये फिनिक्स अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी वैसे ही मेरे पिताजी मेरी रक्षा करते हैं। प्रिया की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई पर अगले ही पल रुद्र बोला, जबकि तुम्हें इस फिनिक्स से कोई लगाव नहीं, मैं इस फिनिक्स को रख लेता हूं। इतना कहने के बाद रुद्र उस फिनिक्स के शरीर को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख देता है और प्रिया को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। पर तभी अभिराज चिल्लाया, ये फिनिक्स तुम्हारा कब से हो गया?
छठे स्तर के आध्यात्मिक जानवर का शरीर किसी मूल्यवान खजाने से कम नहीं, यहाँ तक कि सात राजसी परिवार में भी ऐसा मूल्यवान खजाना नहीं होगा और अभिराज रुद्र को ऐसे ही इतना मूल्यवान खजाना ले जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए जब उसने देखा रुद्र फिनिक्स के शरीर पर अपना हक जता रहा है, वह बिना बोले नहीं रह सका। अभिराज की बात सुनकर रुद्र बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। रुद्र बोला, क्या तुमने कुछ देर पहले मुझे उस फिनिक्स के साथ बात करते हुए नहीं देखा? पर इससे पहले अभिराज रुद्र से कुछ कह पाता तभी रुद्र बोला, तुम प्रिया का ध्यान रखो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद रुद्र वहां से चला गया। अभिराज रुद्र का पीछा करना चाहता था पर वह इस जगह पर प्रिया को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। किसी शांत जगह पर आने के बाद रुद्र ने अपने आसपास देखा और जब उसे दूर दूर तक किसी आध्यात्मिक जानवर की आभा महसूस नहीं हुई, उसने स्पेस रिंग के अंदर से नील फिनिश का मर्त शरीर और कुछ पत्थर बाहर निकाले। रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से जो पत्थर बाहर निकाले थे वे कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इन पत्थर का इस्तेमाल स्पेस रिंग बनाने के लिए होता था। रुद्र धरती लोक के स्वर्ग का महान सम्राट था और उसके पास ऐसी ऐसी तरीके थे जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा, और रुद्र उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके एक ऐसी स्पेस रिंग बनाने वाला था जिसके अंदर जिंदा जीव को भी रखा जा सकता है। सारी तैयारी करने के बाद रुद्र ने अंडे की तरफ देखा और उस अंडे के चारों तरफ स्पिरिचुअल स्टोन बिछा दिए। असल में रुद्र उस अंडे के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना रहा था ताकि जब वह स्पेस रिंग बना रहा हो वह अंडा नील फिनिक्स के मर्त शरीर से निकल रही एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सके। असल में जंगली शेर की वजह से उस अंडे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और रुद्र भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने नील फिनिक्स के पास जाकर उसके मर्त शरीर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। और नील फिनिक्स को जब ये बात पता चली कि उसके मरने के बाद उसका शरीर उसके बच्चे को बचा सकता है तो वह भी खुशी खुशी रुद्र की बात मान गई। रुद्र ने फिनिक्स के पंख उखाड़ने के बाद उसके शरीर को जला दिया और फिर किसी पागल शैतान की तरह हंसते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती मैं फिर भी तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करता, और वैसे भी मुझे रोकता कौन, तुम्हारा मर्त शरीर। जैसे जैसे उस फिनिक्स का शरीर जल रहा था उसके अंदर से एनर्जी निकलकर उस अंडे के अंदर जा रही थी और साथ में पत्थर पिघलकर नीले रंग का तरल पदार्थ एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था। हालांकि वह नीला पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में था। रुद्र ने उस अंडे की तरफ देखा। जब रुद्र उस अंडे की तरफ देख रहा था उसकी आंखों में चमक थी। रुद्र बोला, तुम्हें जीना होगा, मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे नर्क द्वार के अंदर जाना है। मेरे पुराने जन्म के अंदर भी मुझे नर्क द्वार जाने का मौका नहीं मिला था और इस बार मैं नर्क द्वार जाकर रहूंगा। असल में इस दुनिया के अंदर 3 नर्क द्वार है जिनके अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट का खजाना है। अगर वह खजाना किसी को मिल गया वह इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा जिसको हराना नामुमकिन होगा, पर आज तक ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो उन नर्क द्वार के अंदर गए होंगे। और नर्क द्वार के अंदर जाना भी आसान नहीं क्योंकि किसी को भी नहीं पता आखिरकार नर्क द्वार किस जगह पर है। नर्क द्वार की जगह स्थिर नहीं, वह अलग अलग जगह पर दिखाई देगा और इस बीच का अंतराल भी सैकड़ों सालों का होता है, इसलिए नर्क द्वार के अंदर जाने के लिए बहुत अच्छी किस्मत भी होनी जरूरी है। रुद्र ने आग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जिस वजह से अंडे को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलने लगी और पत्थर के अंदर से भी नीला पदार्थ तेजी से इकट्ठा होने लगा। रुद्र ने धरती पर हाथ रखा और नीले पदार्थ की बूंदें हवा में उड़ने लगी जिन्हें देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब आगे क्या होगा, क्या रुद्र